हाँ तो गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज सोमवार है, तो उसके मद्देनज़र मैं लेकर आया हूँ आपके सामने मॉडर्न इंडिया। देखिए, मॉडर्न इंडिया का हमारा प्लान कैसा रहेगा। जैसे मेरा पूरा प्रयास है कि पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको सॉल्व कराने का तरीका, क्वेश्चन के नज़रिए से पढ़ाने का तरीका, ये जो मैंने शुरू किया है, उसमें आज सोमवार के दिन मेरा मॉडर्न इंडिया रहता है। उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा सोर्स क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले तो ये रहेगा स्पेक्ट्रम हम लोगों का, और कुछ हम लोग नोट्स का भी सहायता लेंगे जो मैंने अपना बनाया हुआ है। और मैंने इसमें ज़रूरत जहाँ पर पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से क्या लेना है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम डायरेक्ट बुक से देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है अपेक्षाकृत उसको मैंने जो नोट्स बनाया है उससे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले 1757 से जो 1950 तक का भारत का इतिहास रहता है, उसका एक प्रारूप हम समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो मॉडर्न इंडिया दो आता है। एक तो आता है मतलब मॉडर्न इंडिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं पढ़ने की दृष्टि से। एक तो हम अपना रखेंगे 1757 से लेकर 1857 तक की जो भी उस समय की परिस्थितियां थी, उसको हम पहला लेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पहला, तो उसको हम देखेंगे 1857 तक अपने इस नोट्स से। 1857 तक क्या होता है कि जो विदेशी कंपनियों का आगमन होता है, इसके साथ ही साथ उसमें से एक अपना खूंटा जमा के बैठ जाते हैं ब्रिटिश कंपनी। उनके जो भी कार्य क्रियाकलाप रहते हैं उनको हम देखेंगे, और फिर इसके बाद 1857 के बाद हम फॉलो करेंगे हमारे फेवरेट स्पेक्ट्रम को। उसको मैं बताऊंगा कि कैसे मैं उसको पूरा खत्म करूंगा। आज मैं फिलहाल करूंगा ये 1857 तक बता लूं कि इसमें जो भी था। तो ये सब एक मैंने अपना ब्यौरा लिखा है, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन। अब इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो ये है कि सबसे पहले भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। बाकी इसके पहले का जो इतिहास है वो मेरा एक वो प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख लीजिएगा आप। एंशिएंट और मीडियल हिस्ट्री में मैंने सब पूरा चर्चा किया है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनमार्क, डेन्स या फ्रांसीसी जो 16वीं 17वीं सेंचुरी में भारत आए। इनके आने का क्रम क्या था, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, तथा क्यों ये भारत आए, ये सब चर्चा हम करेंगे। देखिए 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक वाणिज्यिक कंपनियां जो है यूरोप की भारत आती है। इनके आगमन के कारण क्या है। देखिए विकल्प में इस प्रकार से रह सकते हैं कि इसमें सबसे कई रह सकते हैं, जिसमें से एक था लाभ का कारण। लाभ का कारण कैसे कि भारत उसमें मसालों, सूती वस्त्र, नील आदि कुछ विशेष उष्ण कटिबंधीय उत्पादों का प्रसिद्ध उत्पादक था। इन वस्तुओं का यूरोप में बहुत मांग थी, जिसे बेचकर व्यापारी मुनाफा कमाते थे। इसलिए लाभ की प्रेरणा ने उन्हें भारत आने को बाध्य किया। अगला क्या था, यूरोप में पुनर्जागरण। उस समय क्या हुआ कि यूरोप में पुनर्जागरण का युग था। भारत में ये बाद में आया। और हम बात करेंगे, अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स वाले, तो उसमें ये साफ साफ लिखा है कि भारत उसमें बहुत ज्यादा धनी था। समझ लीजिए भारत और चीन की संपूर्ण जीडीपी 50% थी। आज समझ लीजिए अमेरिका भी उतना धनी नहीं था जितना उस समय जो है भारत और चीन का मिलाकर था। तो उस समय क्या था कि यूरोप में, हालांकि उसमें पुनर्जागरण आ गया था, जिसके कारण क्या था कि उसमें वहां पर समुद्री कंपास, एस्ट्रोलेब। जी एस्ट्रोलेब क्या होता है कि अक्षांश देशांतर का मापक करता है। त्रिकोण पाल, तेज चलने वाले जहाज, तोप, बंदूक आदि का आविष्कार हुआ। इसके कारण भी ये लोग भारत आए, किसी इनके पास साधन हो गए, संसाधन हो गए। अगला कारण क्या था, अगला कारण हम राजनीतिक कारण दे सकते हैं। पहला तो हो गया आर्थिक कारण, दूसरा हो गया वैज्ञानिक खोजों का कारण, तीसरा हो गया राजनीतिक कारण। उसमें क्या 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया का पतन हो गया। ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इस पे मैं नहीं आऊंगा। इसमें क्या हुआ था कि धर्म युद्धों में जो हुआ था, तुर्कों की जीत हो गई। अब तुर्की के रास्ते जो यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे, भारत सहित एशिया में जो हम पढ़ते हैं सिल्क रूट, वो कहीं ना कहीं
तुर्कों ने उस पर कब्जा कर लिया और आना जाना उस पर जो है वैकल्पिक मार्गों पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। फिर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है नए मार्ग की खोज किया और वह अफ्रीका का चक्कर लगा के कहाँ पहुंचा, भारत के कालीकट। उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और कारण क्या थे? देखिए 16वीं 17वीं शताब्दी के यूरोप में वणिकवाद पूंजीवाद मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की आर्थिक नीति बहुत लोकप्रिय हुई, जिसके तहत कहा गया कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि उसके बुलियन पर निर्भर करती है। आज भी है कहीं ना कहीं। बुलियन मतलब जितना उसके पास सोना चांदी ये सब बहुमूल्य धातुएं हैं, वो जितना ज्यादा रहेगा उसकी समृद्धि उतना रहेगी, तो उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। तो व्यापारिक लाभ से अधिक बुलियन अर्जित किया जा सकता है। तो दुनिया में जहाँ भी सस्ती वस्तु उपलब्ध हो, वहां से जहाँ पर महंगी बिके वहां पर बेचकर ये संपत्ति अर्जित करते थे। तो इस विचार के कारण पुर्तगाली, स्पेन, ब्रिटेन आदि यहाँ से आते थे, ये सब वस्तुएं ले जाते थे जो ऊपर मैंने चर्चा की, और फिर उसको यूरोप में बहुत महंगे दामों में बेच लाभ कमाते थे। ये सब तो हो गए इनके आने का कारण कि विदेशी कंपनियां क्या कारण थी कि अपना देश छोड़ के इतना दूर तक यहाँ आए। फिर इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि कंपनियों के भारत आगमन के समय में अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न हुए। जैसे कि यूरोपीय कंपनियों के आने से प्रारंभ में स्थानीय शिल्पी, व्यापारी तथा निवासियों को काफी लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि वो सोने देखकर विभिन्न वस्तुएं खरीदते थे। हाँ, तो हम लोग यहाँ थे। इसके जो परिणाम हुए, तो स्थानीय शिल्पी, व्यापारियों तथा निवासियों को काफी लाभ प्राप्त हुआ था। प्रारंभ में देखेंगे कि ये बाद में उल्टा नुकसान का कारण बन जाता है। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 17वीं शताब्दी स्थिति उलट हो गई। आगे हम इसको देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इसका उल्टा फायदा किया और भारत में इससे बहुत आर्थिक शोषण की समस्या होने लगी। लेकिन भारत में बाद में ये गरीबी, बेरोजगारी की समस्या भी होगी, इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। शुरू में तो बहुत अच्छे फायदे मिले थे जो आई थी यूरोपीय कंपनियां। फिर यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पश्चात भारत का एशिया महाद्वीप के भारत जैसे एशिया महाद्वीप के बाहर जो देश थे जैसे यूएसए, यूरोप आदि के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी जुड़ा हो गया। ठीक। फिर कंपनियों के आगमन के पश्चात राजनीति व प्रशासन में भी नवीन बदलाव हुए। ठीक। हिंद महासागरीय व्यापार में राजनीतिकरण प्रारंभ हुआ। सैनिक, तकनीकी, राजनीति को विशेष रूप से प्रभावित हुए इनके आने से। तो ये सब जो थे इसके परिणाम हुए। देखेंगे हम जैसे कि भारत में आधुनिक पुलिस की स्थापना, सैन्य व्यवस्था जो ये, फिर न्यायपालिका, फिर विधि का शासन, इसके पहले राजा जो कर देता था वही न्याय होता था। लोकतांत्रिक राजनीति, ये सब विकास हुआ यूरोपियों के आगमन के पश्चात ही। कंपनियों के आगमन से भारतीयों पर अनेक सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी पड़े। भारतीयों के रहन सहन, खान पान, विचार, शिक्षा में बहुत परिवर्तन हुए। भारत में पश्चात शिक्षा, तकनीकी, पश्चिमी मूल्यों का समय समय के साथ विस्तार भी हुआ। फिर देखिए जो पुर्तगाली थे ना, तो ये सबसे पहले आए थे, जैसे मैंने चर्चा किया। अब हम चलते हैं एक एक लोगों को देखते हैं कि किस कालक्रम में और कैसे आए थे। तो सबसे पहले इसमें हमारे हो गए पुर्तगाली। पुर्तगालियों का जो महत्वपूर्ण थे, मैंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। ये नोट्स हमारे आदरणीय सर द्वारा पढ़ाया गया है। प्रारंभिक, इसमें हम देखेंगे पुर्तगालियों का प्रारंभिक अभियान, पुर्तगाली कंपनी एवं गवर्नर हिंद महासागर, उनकी नीति क्या थी और उन्होंने क्या योगदान दिया। फिर उसके बाद जो आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं यहाँ से चला था वास्को डी गामा और पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए समुद्र के रास्ते केप ऑफ गुड से होते हुए पूरा ऐसे आके फिर यहाँ कालीकट पहुंचता है। तो वास्को डी गामा उत्तर महासागरीय केप ऑफ गुड होप से होकर मई 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा, जहाँ का शासक कौन था? जमूरी। कालीकट का उस समय शासक कौन था? जमूरिन था। जमूरिन ने इसका बहुत स्वागत वगैरह किया था। हालांकि बाद में पुर्तगालियों से इसके संबंध खराब हो गए थे। फिर भारत से मसालों तथा अन्य वस्तुएं खरीद कर वास्को डी गामा पुनः उसी मार्ग से यूरोप लौट गया, जहाँ उसे 60 गुने से अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। इतना ज्यादा मुनाफा देख के वहाँ के लोग अब भागम भाग में भारत आने लगे। फिर 1500 से 1501 में पेट्रा अल्वेज केब्राल नामक दूसरा पुर्तगाली कौन है? पेट्रा अल्वेज केब्राल। ये फैक्ट पीसीएस के लिए जरूरी हो सकता है। यात्री भारत आया। फिर अगले वर्ष
1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया और उसने कोच्चि में फैक्ट्री स्थापित की। कोच्चिन गोवा से पहले पुर्तगाल की भारत में प्रारंभिक राजधानी थी। ध्यान दीजिए, कोच्चिन बहुत इंपॉर्टेंट था पुर्तगालियों के लिए भी। तो पुर्तगाली सरकारी अभियान, निजी व्यापारियों के मुनाफे से प्रेरित होकर पुर्तगाली सरकार ने भारत से व्यापार हेतु सरकारी कंपनी की स्थापित की। जब यहाँ पर प्राइवेट लोग आके पुर्तगाली बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगे, तो जो पुर्तगाली सरकार थी ना, तो उसने एक कंपनी की स्थापना की, सरकारी कंपनी की। उसका नाम क्या रखा? एस्तादो डे इंडिया। ठीक, जो पुर्तगाली कंपनी थी उसका नाम क्या था? एस्तादो डे इंडिया। और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो पूरा आएगा। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको गवर्नर कहा गया, और जिन्हें सरकार ने युद्ध, संधि, विस्तार आदि के संपर्क में बहुत व्यापक अधिकार प्रदान किए थे। तो अब देख लेते हैं जो गवर्नर आए, जो पुर्तगाली एस्तादो डे कंपनी इंडिया के, पुर्तगाली कंपनी के, उसमें जो महत्वपूर्ण थे उनकी जो नीतियां थी अच्छे से विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले जो आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। इसमें कौन थे? ध्यान दीजिए कि बड़ा नाम कंफ्यूज होता है जब आ जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा, तो ये सब बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि किसने क्या किया था। तो पहले जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ठीक, जिसका अर्थ था समुद्र में खुद को मजबूत कर हिंद महासागर व्यापार को नियंत्रित करना। अब इसके लिए इन्होंने अनेक समुद्री मार्गों तथा रणनीतिक केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आपको पता है पुर्तगाली जो थे वो समुद्री मार्गों पे बहुत इनका पकड़ था। उस समय जितने भी शासक थे उस दौरान, आप ध्यान दे रहे होंगे 1498 किसका शासक था, ये सब भी उस समय जो आगे हम देखेंगे अक्टूबर तक जो था, इनसे पंगा नहीं लेने का हिम्मत कर रहा था। फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये दूसरे थे। यह पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक माना जाता था। पहले जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं क्योंकि इसने अनेक क्षेत्रों पर मजबूती से नियंत्रण स्थापित किया था। इसने बीजापुर के साथ साथ यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा छीन लिया था। बाद में गोवा को राजधानी बनाया। हालांकि इसने विजयनगर के शासन कृष्णदेव राय से अच्छे संबंध बनाए थे। कौन? ये पूछ सकता है कि कृष्णदेव राय के साथ किस पुर्तगाली शासक का अच्छा संबंध था या संबंध था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो पुर्तगालियों का दूसरा तथा वास्तविक गवर्नर माना जाता है। इसने पुर्तगालियों को भारत में बसने और भारतीय महिलाओं से शादी करने को प्रेरित किया। यह प्रथम यूरोपीय गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्राधिकार में सती प्रथा पर रोक लगाई। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को और ज्यादा मजबूत बनाया। लागू किसने किया था ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था, शुरुआत की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसको मजबूत बनाया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। फिर मेडागास्कर से लेकर होर्मुज तक, फारस की खाड़ी, होर्मुज तक, और मलक्का जल डमरू मध्य जो है इंडोनेशिया में है, तक इसका नियंत्रण स्थापित हो गया था तथा पुर्तगालियों को हिंद महासागर में इसने बहुत मजबूत बनाया। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फिर देखिए तीसरे जो थे महत्वपूर्ण, नीनो डी कुन्हा, इसने पुर्तगाली राजधानी को कोच्चि से गोवा स्थापित किया था। इसने स्थानीय मुस्लिम शासकों से जो है अच्छी नीति अपनाई थी, सहिष्णुता की नीति अपनाई थी तथा गुजरात के बहादुर शाह से इसके संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों ने वही लड़ाई किया था, झगड़ा किया था, जिसमें बहादुर शाह को इसने समुद्र में फेंक दिया और वह मारा गया था। तो ये सब तो हो गए जो इसके प्रमुख, अगर क्वेश्चन पूछना हो तो वो तो कहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे ना वो यही थे। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन की दृष्टि से क्या, पुर्तगाली थे, जमहूरी शासक था जब आया था, और वास्को डी गामा कहाँ पर? कालीकट। और फिर इसके बाद सरकारी कंपनी इनकी जो पहली थी भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, इंग्लैंड अंग्रेजों की, उसी प्रकार पुर्तगालियों की थी एस्तादो डे इंडिया। फिर इनके प्रमुख गवर्नर जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी जारी किया, पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने की बीजापुर के साथ साथ और भी से बहुत से राज्य छीन लिए थे। ठीक है,
और फिर गोवा को इसी ने छीना था, और फिर इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को विस्तार किया तथा मेडागास्कर अफ्रीका से लेके फारस की खाड़ी के हुर्मुज तट से लेके मलक्का जल डमरू मध्य इंडोनेशिया तक इसने पुर्तगालियों का समुद्र में शासन बना दिया। नीनो डी कुन्हा, इसके साथ ही साथ इसका जो था, ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी के फेवरेट विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के साथ इसके अच्छे संबंध थे। और फिर नीनो डी कुन्हा आता है, इसने राजधानी को कोच्चिन से गोवा स्थापित किया। पूछ सकता है कि राजधानी को कोच्चिन से गोवा किसने स्थापित किया, तो नीनो डी कुन्हा। इसने मुस्लिम शासकों से बहुत अच्छी नीति अपनाई तथा गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसने समुद्र में फेंक के इसकी हत्या किया था। इम्पोर्टेंट है, तो देखिए इनकी नीति क्या थी, देख लेते हैं एक बार। इससे प्रश्न तो कम ही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं तो हमें याद करने के लिए आसानी होगी। तो महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों पर नियंत्रण स्थापित कर इन्होंने किलाबंदी किया, जिसमें मेडागास्कर, होर्मुज तट, ठीक है, दीव, कोच्चिन, गोवा, श्रीलंका, मलक्का इत्यादि पे हिंद महासागर से सटे क्षेत्रों में लगभग हर जगह इन्होंने क्या किया, किला बनाया, दुर्ग बनाया। समुद्री मामलों में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। पुर्तगाली स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते थे, ठीक है, तथा जो भी इनसे समुद्र में व्यापार करने का परमिट नहीं लेता था, उसके जहाजों को ये गिरा देते थे, डुबो देते थे। देखिए मुगल बादशाह अकबर तक को इनसे परमिशन लेना पड़ा था, परमिट लेनी पड़ी थी। जो इनसे परमिट नहीं लेता था, समुद्र में उसके जहाज को डुबो देते थे। पुर्तगालियों के पास लगभग 100 जहाजों का बेड़ा था, समझ लीजिए, जो इन्हें समुद्र में एकाधिकार देता था। काफिलों के माध्यम से व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा भी देते थे, जिसके बदले चूंगी प्रकार का टैक्स लेते थे। फिर देखिए इनका उद्देश्य क्या था, पूर्वी देशों विशेषकर भारत से व्यापार द्वारा मुनाफा प्राप्त करना, वेनिस, इटली एवं अरब के व्यापारियों को हिंद महासागरीय व्यापार से अलग कर खुद नियंत्रण करना। देखिए ये लोग क्या करते थे, यहाँ तो संघर्ष करते ही थे, ये लोग आस पड़ोस के देश थे, जैसे इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, ये सब वहाँ पर भी उस समय, आप अगर विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तत्कालीन, बहुत ज्यादा ये लोग संघर्ष करते थे आपस में भी, ठीक है। तो यही सब था इनका। और इनका एक और काम था, थोड़ा ईसाइयत का प्रचार भी करना। इसी के लिए उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी करा, ईसाइयत धर्म का प्रचार किया। और कहीं ना कहीं पुर्तगालियों को भारत में पतन का कारण भी यही था कि जो भी अगर ये व्यापार करते रहते तो सफल रहते, लेकिन धर्म का प्रचार करने लगे तो ये जनता से डायरेक्ट उपकार से भिड़ना हो गया। पुर्तगालियों ने अल्फा लाया क्या था, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो अल्फांसो आम आज बहुत फेमस है भारत में, महाराष्ट्र में, उसको कौन लाए थे, यही लाए थे पुर्तगाली। आलू, टमाटर, मक्का, अमरूद, कहवा, वनीला, लाल मिर्च, ये लीची, देखिए लीची भी यही लाए थे पुर्तगाली ने। सर्वप्रथम आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित की थी। गोवा गोवा में जो प्रथम प्रेस स्थापित हुआ, उसमें सबसे पहले बाइबिल की छपाई किया था इन्होंने। यांत्रिक घड़ी, स्टूले, त्रिकोण पाल के सर्वप्रथम यही लाए थे पुर्तगाली भारत में। तो ये सब चीजें यहाँ पर इनके कारण आई कहीं ना कहीं। तो 100 वर्षों तक इस क्षेत्र में ये बने रहे और एक बड़ी शक्ति के रूप में ये थे। लेकिन इनके फिर क्या हुआ कि इनको हटाकर ब्रिटिश इतने ज्यादा हो गए, जब ये इतने शक्तिशाली थे। तो इसके क्या थे, उनकी सफलता पहले देख लेते हैं, फिर उनकी असफलता देखेंगे। सफलता क्या थी, नौसैनिक तकनीक हम लोगों ने पहले जान लिया। फिर प्रौद्योगिकी क्षमता, जो वैज्ञानिक कारण मैंने बताया था। कुशल कूटनीतिक, अल्मीडा हो चाहे और भी जो नाना डी कुन्हा हो, ठीक है, तो ये सब लोग भी जो थे बहुत ज्यादा उन्होंने योगदान दिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो नीति था वो बहुत काम किया। और फिर इसके बाद तो हम लोगों ने देख लिया ना, स्लाइड इधर उधर हो गया। हाँ, फिर इनकी जो खुफिया तंत्र था वो बहुत कुशल था। घोड़ों के व्यापार पर एकाधिकार उन्होंने स्थापित कर दिया। ये सब थी इनकी सफलता। क्या कारण था कि 100 वर्षों तक पुर्तगालियों का हिंद महासागर में दबदबा रहा, लेकिन बाद में उनकी शक्ति कमजोर हो गई। तो क्या हुआ कि ये डचों तथा अंग्रेजों के आने के बाद शक्ति संतुलन पुर्तगालियों के विरुद्ध हो गया, क्योंकि उनकी नौसैनिक क्षमता पुर्तगालियों से अच्छी थी, किसकी, डच और अंग्रेज की। अतः अनेक युद्धों में पुर्तगाली पराजित हुए, जैसे 1641 में डचों ने मलक्का का दुर्ग जीत लिया। 1663 में मालाबार तट पर डच मजबूत हो गए। 1669 में डचों ने श्रीलंका से पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। तो देखिए पुर्तगाली बाहर जा रहे हैं, मजबूत कौन हो रहे हैं, डच। पुर्तगालियों ने धार्मिक संकीर्णता, मैंने बताया ना, तथा असहिष्णुता की नीति भी अपनाई, जिससे स्थानीय शासकों से उनका संघर्ष हुआ और उनका विरोध हुआ। पुर्तगाली भारत में लूट मार भी करते थे, जिससे उनकी छवि
व्यापारी के बजाय लुटेरे की बन गई। जनसंख्या और संसाधनों की भी कमी थी। भारत की अपेक्षा ब्राजील की उपनिवेश पे भी इन्होंने ध्यान दिया कि ब्राजील थोड़ा नजदीक भी था पुर्तगाल से। तो इन्होंने बाद में जब यहाँ पर ज्यादा संघर्ष होने लगा तो भारत से अपना ध्यान हटा के ब्राजील की तरफ लेते गए और एक साथ दो उपनिवेशों को नियंत्रित कर पाना उस समय की परिस्थिति में असंभव था। इस कारण इन्होंने धीरे धीरे भारत पर नियंत्रण खो दिया। अब बात आती है डच की। डच को हम लोग और क्या कहते हैं, नीदरलैंड या हॉलैंड भी कहते हैं। तो कंपनी का गठन कैसे हुआ, इनका भारत में आगमन क्यों हुआ, ये हम पढ़ेंगे। व्यापार इनका कैसा था, डचों की नीति क्या थी, फिर इनका पिछड़ा जल्दी से देख लेते हैं। कंपनी का गठन है और भारत आगमन। नीदरलैंड की संसद द्वारा भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी गठित हुई थी। वही पुर्तगालियों का सफलता देख के भी आए थे। तो जैसे पुर्तगालियों की कंपनी जो थी, तो इस प्रकार पुर्तगालियों की जो कंपनी थी एस्टाडो द इंडिया हम लोगों ने पढ़ा। इसी प्रकार इनकी कंपनी का नाम था क्या, वेरिंगडे ओस्ट इंडीज। ठीक है। डचों ने कंपनी के दो मुख्यालय बनाए थे। एक था एम्स्टर्डम, ठीक है, जो कि नीदरलैंड में था। एक था बटाविया, इंडोनेशिया में। दो मुख्यालय उन्होंने बनाए। डच कंपनी एक अर्ध सरकारी, पुर्तगाली कंपनी कैसी थी, सरकारी थी, लेकिन ये अर्ध सरकारी कंपनी थी जो एक निदेशक मंडल द्वारा चलाई जाती थी, जिसमें कुल 17 निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, जिन्हें जेंटलमैन 17 कहते थे। पूछेगा जेंटलमैन 70 किससे संबंधित है, तो डचों की कंपनी से संबंधित है। ये क्या थे, डायरेक्टर थे। डायरेक्टर एक प्रकार से 17 छोटा निदेशक थे। भारत में फैक्ट्री जो थी, डचों ने भारत में फर्स्ट कंपनी मछलीपट्टनम में स्थापित की। फिर आगे पुलिकट, नेगीपट्टनम, बालासोर, फिर मछलीपट्टनम, चिंसुरा में किया। सबसे पहले कहाँ किया ये, देखिए ये जो डच थे ये क्या थे, सूरत में थे, गुजरात में, कोच्चि में, पुलिकट, नेगीपट्टनम, मछलीपट्टनम तमिलनाडु में, बालासोर उड़ीसा में, चिंसुरा भी उड़ीसा में शायद, फिर ये यूपी के आगरा में इन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित की। देखिए इनका व्यापार क्या था। डच अनेक वस्तु का व्यापार करते थे। भारत के वही सूती, रेशमी वस्त्र, मसाले, अफीम, सोरा जो था वो बारूद में प्रयोग होता था, जो कि वस्तु को ठंडा करने में प्रयोग होता था, तथा धातु की बनी वस्तु को निर्यात करते थे। आयात क्या करते थे, सोना चांदी, कांच की वस्तुएं, पारा, ऊन इत्यादि। इनकी नीतियां क्या थी, पुर्तगालियों की अपेक्षा डचों की नीति जो थी उदार थी। उन्होंने भारतीय शासकों से मित्रता पूर्वक संबंध बनाया। धार्मिक कट्टरता की नीति नहीं बनाई जैसे कि पुर्तगालियों ने किया था। स्थानीय श्रमिकों को कार्य के बदले उचित पारिश्रमिक दिया। स्थानीय शिल्पियों को भी सही दाम दिया। तो देखिए डच भारत में बहुत दिन तक रहते, लेकिन हम बाद में देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने कैसे बुद्धिमानी से जो है इनको कमजोर बनाता है। पुर्तगालियों के मुकाबले जो डच थे प्रारंभ एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरे, लेकिन बाद में वे अंग्रेजों से पिछड़ गए, जिसके अनेक कारण थे। ठीक है। तो फिर इनके अंग्रेजों से कारण जब हम ब्रिटिश पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे कि इनके अंग्रेजों से पिछड़ने के कारण थे। फिर भी हम यहाँ पर एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि अंग्रेजों की जो थी ना नौसैनिक क्षमता बहुत ज्यादा मजबूत थी। ठीक। फिर 1759 ईस्वी में क्या था, बोडारा बंगाल के युद्ध में, बोडारा बंगाल में अंग्रेजों ने डचों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। इससे वे बहुत कमजोर हो गए थे। डचों ने भारत की बजाय इंडोनेशिया को अपना, जैसे पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय सबसे ज्यादा मुख्य ब्राजील में बना लिया, इसी प्रकार डचों ने इंडोनेशिया को अपना मुख्य केंद्र बनाया। इसलिए दो क्षेत्रों पर इनके लिए भी नियंत्रण कर पाना मुश्किल था। फिर नीदरलैंड भी एक अल्प जनसंख्या, नीदरलैंड मतलब डच, अल्प जनसंख्या और सीमित संसाधन वाला देश है, इसलिए भारत में इनके प्रसार की संभावना बहुत सीमित थी। अब आगे हम देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले पुर्तगाली हम लोग देख लिए, पुर्तगाली के बाद हम लोगों ने देख लिया डच। डच के बाद जो है हम लोग देखते हैं इंग्लैंड। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनका गठन एवं ढांचा देखेंगे। प्लासी पूर्व जो प्लासी के पूर्व काल में जो इनका स्थानिक शासकों से संबंध कैसे थे, फिर प्रारंभिक व्यापार क्या थी, ये सब पूरा देख लेते हैं। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक थे इनको क्या कहते थे, कोर्ट ऑफ प्रोपोराइट, COP कहते थे। ठीक है। तो कंपनी चलाने के लिए इनकी जो 14 सदस्य थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे कि डच वालों में 17 थे, उसकी नियुक्ति की गई। फिर
ये सब इनका जो था, ये हमारे हिसाब से स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें भी बड़ा वो था, इन लोगों का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, अपने भाई भतीजे कोई कर्मचारी वगैरह नियुक्त करते थे, कोई नियुक्ति का अधिकार था। ठीक। तो ये सब जो थे बाद में देखेंगे कि फिर ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी का वो इक्वाइजेशन कर लेती है वहाँ की इनका वेतन वगैरह कम था, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इनके जो गवर्नर लोग थे, जो भी इनके कर्मचारी थे, बड़े भ्रष्टाचार करते थे। तो भारत में उस समय अकबर का काल था, जब 1600 में ये लोग स्थापना किए थे। जहाँ तक मुझे ध्यान है 1604 या 5 में अकबर की मृत्यु हुई थी। तो उसमें अकबर का काल था भारत में, और इंग्लैंड में एलिजाबेथ थी। ठीक है। यह एक निजी कंपनी थी, एलिजाबेथ भी कंपनी में शेयर होल्डर थी। प्लासी के पूर्व अंग्रेजों क्या था, ये लोग बड़े चालाकी से आए थे। प्लासी के पूर्व और बाद में इनकी नीतियां देखी कैसे बदलती हैं। तो मुगल शासकों से कंपनी का संबंध जो था बहुत अच्छा था। जहांगीर के काल हुआ, तो इसमें क्या हुआ, मुगल शासकों से अनेक रियायतें इनको मिली। उन्होंने कई फैक्ट्रियों की स्थापना की, जैसे जहांगीर एवं कंपनी में क्या हुआ कि इस समय जहांगीर के समय इंडिया कंपनी का हेक्टर नामक जहाज सूरत आया था। इसके कैप्टन कौन थे, हाकिंस थे। जहांगीर से मुलाकात की, जहांगीर ने कैप्टन हाकिंस का स्वागत किया, 400 का मनसबदारी प्रदान किया। पद होता था मनसबदारी, पढ़ेंगे मुगल काल में, जो हमारा प्ले लिस्ट है उसमें आप देख लीजिए। लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के कारण मुगल क्षेत्र में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में फर्स्ट कंपनी की स्थापना 1611 में मुसलीपट्टनम गोलकोंडा में किया था। ठीक है। तो और फिर इसके बाद क्या होता है कि फिर से जहांगीर ने भी मुगल क्षेत्र में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति दे दी थी। परिणाम स्वरूप सूरत में 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। जहांगीर के ही काल में 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस हुआ, इन्होंने क्या किया था, अनुमति दिलवाई थी। जहांगीर एवं शाहजहां एवं कंपनी का संबंध देख लेते हैं। तो जहांगीर हो गया, अकबर के समय आते हैं, फिर अकबर बहुत समय तक नहीं रहता है, 4-5 साल बाद ही देखते हैं खत्म हो जाता है, फिर जहांगीर शहंशाह रहता है। जहांगीर के बाद जहांगीर के समय इंग्लैंड ब्रिटिश बहुत कमजोर रहते हैं, तो फिर भी इन लोगों से अच्छे संबंध करके चापलूसी करके लोग अनुमति ले लेते हैं। कई लोग जहांगीर शाहजहां ये सब समझ नहीं पाते कि ब्रिटिश की कितनी आगे की नीति रहती है। शाहजहां एवं कंपनी क्या रहता है कि शाहजहां के समय पुर्तगाली जो थे वो बहुत लूट मार कर रहे थे। तो उसके लिए शाहजहां को एक शक्ति संतुलन के लिए एक देश चाहिए था, जिसमें कि ब्रिटिश मदद करते हैं, बदले में शाहजहां इनको बहुत रियायत देते हैं। तो मतलब उसने उनके खिलाफ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे मुगल और पुर्तगाल का संबंध खराब हो गए थे। इसका लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाकर पूर्वी तट पर कई फैक्ट्रियां स्थापित की, जैसे बालासोर उड़ीसा में, हुगली बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री थी, हरिहरपुर बंगाल में, पटना, कासिम बाजार बंगाल में इत्यादि। ठीक है। तो शाहजहां के समय बंगाल का गवर्नर जो था वो शाह सूजा था। शाहजहां का जो लड़का था, ये 300 पाउंड वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे वर्ष मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। कितना आसानी से इनको मिल गया। फिर देख लेते हैं औरंगजेब और ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध क्या था। औरंगजेब ने भी इनकी नीति नहीं समझ पाया था कि इसलिए इस समय बंगाल ये बहुत मजबूत हो रहे थे ब्रिटिश। अगर औरंगजेब समझ गया होता तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश भारत में इस प्रकार से कार्य न कर पाते थे। औरंगजेब के समय मुगल कंपनी के संबंध में संकट की स्थिति उत्पन्न हुआ। औरंगजेब को शिकायत मिली थी कि ईस्ट इंडिया के कर्मचारी जो है वो भारतीय व्यापारी को परेशान करते हैं, कर नहीं देते हैं। अतः 1688 में उसने फरमान जारी किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री को सीज कर दिया तथा छूट रद्द की जाए। लेकिन कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए औरंगजेब को उसने जुर्माना देकर माफी मांग लिया। औरंगजेब के समय कंपनी को एक बड़ा अवसर भी मिला। औरंगजेब के बंगाल के गवर्नर जो थे इंसान ने कंपनी को जो है वो कई जगह, जैसे कोलिकाता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ये सुतनाटी, फिर गोविंदपुर में के 3 गांव दे दिए, और उसकी जो भू राजस्व का अधिकार था वो कंपनी को दे दिया। तो कंपनी ने क्या किया कि इनकी जो है घेराबंदी करते हुए इसकी यहाँ किला बना दिया,
जिसे फोर्ट विलियम 1700 ईस्वी में बना था, फोर्ट विलियम उस किला का नाम दिया। बाद में यही क्षेत्र कोलकाता शहर के नाम से जाना गया। फिर हम अंग्रेजों का प्रमुख महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र ये बाद में बनता है। देखिए कैसे कैसे ये जहांगीर के समय कैसे हाथ जोड़ के आते हैं, शाहजहां के समय सैनिक सहयोग देते हैं, औरंगजेब के समय देखिए किस प्रकार से किलेबंदी करने लगते हैं। फिर जो अगले मुगल शासक रहते हैं फर्रुखसियर, उनका कंपनी से क्या रहता है, देखिए इसने बहुत ज्यादा छूट देकर पैरवी किया था, अंग्रेजों का बहुत सहयोग कर दिया था। फर्रुखसियर के समय एक अंग्रेजी दूत मंडल जॉन सरमन के नेतृत्व में मुगल दरबार आया। इस दल में एक डॉक्टर था, उसका नाम था हैमिल्टन। उसने क्या किया कि कोई गुप्त रोग था फर्रुखसियर, जैसा हम कहते हैं, उसका इलाज इलाज कर दिया था। तो इससे ये खुश होकर